हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी सक्सेस प्लस में। और आज हम इतिहास का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हम चलते हैं आगे। यह हमारा पार्ट सेकंड है, वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर एक ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और नंबर दो उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा। ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी विद्वान। ऑप्शन डी यज्ञकर्ता। इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। इसकी व्याख्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम। ऋग्वेद में कुल 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। एक प्रजाति अथवा नस्ल सूचक शब्द नहीं है, बल्कि एक भाषा सूचक शब्द है। आर्यों के बारे में सबसे प्रामाणिक मत है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्तों, आर्यों के बारे में अनेक मत हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक मत यही है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। ऑप्शन डी वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही आंसर होगा वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। आर्य संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी भी किया करते थे, वे कई झुंडों में भी भारत आए थे, लेकिन वह नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्य नगरों में निवास नहीं करते थे क्योंकि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। सभी आर्य लोगों की सामाजिक स्थिति समान थी और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ। ऑप्शन बी गेहूँ। ऑप्शन सी चावल। ऑप्शन डी तंबाकू। इसका सही आंसर है तंबाकू। वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद आर्य गेहूं व चावल से भी परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन डी 7। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। इसकी व्याख्या है, 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति और प्रार्थना पर आधारित है। सेकंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान और बलिदान पर आधारित है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। हमारा तीसरा है सामवेद। सामवेद संगीत और गायन पर आधारित है।
और हमारा चौथा है अथर्ववेद, जो कि सबसे नवीनतम वेद है और यह जादू टोना, वशीकरण और औषधियों की जानकारी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों वेद की विषय वस्तु लगभग एक प्रकार की है, जबकि अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि इत्यादि प्रकृति के उपाय शामिल हैं। अथर्ववेद को मूलतः लौकिक वेद अर्थात सामान्य व्यक्ति से संबंधित वेद माना जाता है, जबकि वेदत्रयी पारलौकिक विषय वस्तु से संबंधित वेद है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। सही आंसर है 18। इसकी व्याख्या, पुराणों की संख्या 18 है। इन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो पुरंदर सही आंसर होगा इसका इंद्र। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं किस देवता को किस चीज़ के लिए जाना जाता था। इंद्र, इसे बादल एवं वर्षा का देवता कहते थे। अग्नि, मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका। वरुण, समुद्र का देवता कहलाता था। सोम, वनस्पति का देवता। मरुत, तूफान का देवता। और पूषण, पशुओं का देवता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में पुरोहित को कहते हैं, ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं। ऑप्शन ए होता या होत्र, ऑप्शन बी अधर्व्यु, ऑप्शन सी उद्गाता या उद्गात्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर होगा होता या होत्र। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यु और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्र कहते हैं, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यहाँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मंडल दिए गए हैं, इनको देखते हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र की रचना से संबंधित है। चौथा मंडल कृषि के लिए समर्पित है। 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित है और इसमें 10 राजयुद्ध का वर्णन है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है और 10वां मंडल सबसे नवीनतम और पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त का वर्णन दिया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परशुड़ी। तो इसका सही आंसर होगा परशुड़ी। 10 राजयुद्ध परशुड़ी नदी, रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजयुद्ध 2 वर्गों के बीच में हुआ था। एक वर्ग में भरत वंश का आर्य राजा सुदास था और दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिनमें से 5 गैर आर्य राजा थे। 10 राजयुद्ध में राजा सुदास की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर होगा सिंधु। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नदी सरस्वती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं?
ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा की खुदाइयों में लौह धातुमल तथा भट्टियां मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासी लोहे को गलाकर विविध आकार प्रकार के उपकरण बनाने में भी निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ऑप्शन ए राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित, ऑप्शन बी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन हेतु, ऑप्शन डी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। सही आंसर होगा राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाने वाला यज्ञ, और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए परशुड़ी, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी अस्किनी, ऑप्शन डी विपाशा। इसका सही आंसर होगा परशुड़ी। यहाँ ऋग्वैदिक कालिक नदियाँ हैं जिनका वर्तमान नाम और प्राचीनतम नाम दोनों को देखते हैं। रावी नदी जिसे परशुनी नदी कहते हैं, सतलज नदी जिसे शतुद्री नदी कहते हैं, व्यास नदी को विपाशा नदी और झेलम नदी को वितस्ता नदी और चिनाब नदी को अस्किनी नदी कहते हैं। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए समान वर्ण या जाति का विवाह, ऑप्शन बी पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ऑप्शन सी बिना दहेज का विवाह, ऑप्शन डी पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह। इसका सही आंसर होगा समान वर्ण या जाति का विवाह। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह। 4 हैं। वैदिक सभ्यता में विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं, जिनमें से यह 4 प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी बादरायण। इसका सही आंसर होगा पतंजलि। जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन और महर्षि कपिल सांख्य दर्शन और गौतम ऋषि न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्र दूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति वैदिक काल से संबंधित है और चित्र दूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। इसका सही आंसर होगा गाय। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। अगन्या शब्द का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले तथा उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ हमने फुल डिटेल में देखा है वैदिक सभ्यता को। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। ओके, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।